हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओवेंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम दीपक तंवर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। अब प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, हमें पता लगा कि कुछ 16 महाजनपदों के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें मिला है और काफी सारे अलग अलग टेक्स्ट जो हैं उनके बारे में मिलते हैं, जिनमें बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है और कुछ अभिलेख भी है। तो उन्हीं महाजनपदों को सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली जनपद भी कहा गया है। अब जैसे सिंपली बात करूं तो वो चीजें हमारे लिए नई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सीरियल देखे होंगे मम्मी के साथ बैठकर, उसमें अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य के, है ना, ऐसे सीरियल अभी बहुत सारे चल रहे हैं। चाहे रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लो, भगत सिंह जी का नाम ले लो, उनपे मूवीज जो है, सीरियल जो है, वो हमारे लिए नए नहीं है। हालांकि स्टोरी तो है वो थोड़ी फिक्शनल है उसके अंदर, परंतु हमें ये जो नाम है वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में पहले से ही है। तो इस चीज को यूं लेकर तो नहीं हो सकता कि हाँ हमने कभी सुना ही नहीं इस बारे में, है ना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या उनकी रिस्पेक्ट थी और कैसे वो साम्राज्य रहे होंगे। तो उन्हीं साम्राज्यों को आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहां पर आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अमोंग्स द 16 मगधा। अब 16 महाजनपदों की हमने बात करी थी, उसके अंदर पहला महाजनपद है वो है मगध। क्या है? मगध महाजनपद, जिसको मगधा महाजनपद भी कहते हैं। अब ये भारत का मैप हमारे पास है। भारत में अगर आप मगध के बारे में पढ़ोगे तो ये स्पेशल रीजन जो है इसका मगध का रहेगा। इस बात को याद रखा जाए, मैप में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां आप इंडिकेट इजीली कर पाए कि हाँ ये जो एरिया था ये मगध साम्राज्य के नाम से उस समय जाना जाता था। और ये जो हमारे पास पिक्चर है, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस एरिया का कि किस तरह से मगध साम्राज्य जो था वो फल फूल रहा था, है ना। बेसिकली ये क्लिक नहीं की, सबको पता है ये इमेज है और कुछ ऐसा इस तरह की इमेजिनेशन जो है वो हमारे दिमाग में आती है जब हम मगध का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सो बिटवीन द 6th and the 4th centuries, 6 to 4 सेंचुरी हमें डेट जो है वो स्पेशल याद रखनी है। 6 and 4th centuries BCE मगधा इन प्रेजेंट डे बिहार। तो अगर वैसे याद ना आ रहे हैं तो बिहार का नाम सबको पता है, सब जानते हैं, बिहार, पटना, है ना। और पटना का भी क्योंकि बिहार के अंदर ही है और मगध जो साम्राज्य से जुड़ा हुआ है तो उसका भी एक मूल उद्देश्य, एक अपनी पहचान है, अभी से नहीं, एंशिएंट टाइम से। सो 6 से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच में मगध साम्राज्य को, जो कि आज का प्रेजेंट का बिहार है, became the most powerful महाजनपद, became the most powerful महाजनपदा। इन 16 जनपदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग महाजनपद के नाम से जाना गया। And modern historians explain this development in variety of ways. Like Magda was a region where agriculture was especially productive. अब देखो हमारे पास सिंपली मैप है, हम मैप पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मगध का जो एग्रीकल्चर स्पेशली प्रोडक्टिव होने का रीजन क्या था? रीजन था वहां के वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि नदी बहती है, खाड़ी भी आसपास है और उस तरह का पूरा इलाका जो है वहां पर अच्छा खासा जो पानी जो है हमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और वहां की जो लैंड है वो कल्टीवेटेड लैंड है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर वहां का क्या होगा? अच्छा होगा। तो अगर कोई चीज किसी राज्य में, किसी साम्राज्य में अच्छी चल रही, इट मीन्स की या खेती हो या शिकार हो यहाँ वहां, या फिर वहां कोई दूसरी तरह की प्रोडक्टिविटी हो, तो वहां संसाधन जो है वो अपने आप क्रिएट होने लगते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं, हायर सिटीज जो है वो क्या देती है बच्चों सभी को, वहां जॉब्स प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करवाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने रिसोर्सेज हैं कि लोगों को काम दिया जा रहा है, इतना अच्छा डेवलपमेंट है कि वहां अच्छे स्कूल हैं, इतना अच्छा डेवलपमेंट है कि वहां पर जो सोसाइटी वो नीट एंड क्लीन है, हेल्दी इन्वायरमेंट है वहां का। तो वो कैसे होगा? जब वहां पर कोई रिसोर्स होगा या फिर ऐसी कोई चीज होगी जिसके लिए लोग वहां अपनी जगह को छोड़कर वहां पर आए। देन beside iron mines in present day Jharkhand were accessible and provided resource for tools and weapons। अब देखो प्रेजेंट की झारखंड या फिर केरल की बात करें हम तो केजीएफ का नाम तो सबने सुना है ना, कि सर मगध और ये केजीएफ
क्या रिलेशन है आपस में? देखो बात सीधी सी है कि जो गोल्ड माइन है वो सिर्फ अभी से नहीं है। जो हमने मूवी देखी केजीएफ, उसमें इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया गया कि सालों से जो गोल्ड का एक टॉपिक था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड टॉपिक था कि अगर गोल्ड का नाम कोई सुन लेना तो उसके हाथ पीछे हाथ धो के पड़ जाए। तो बहुत सारी मौतों का कारण, बहुत सारी जंगों का कारण, बहुत सारे युद्धों का कारण कहीं ना कहीं सोना भी रहा है। अब जब सोने की बात आती है तो डायमंड कैसे पीछे रह जाएगा, है ना। कोहिनूर मोस्ट कंट्रोवर्सी टॉपिक हमेशा से रहा है ना, क्योंकि इसका इतिहास जो है वो इस तरह से रहा है कि कोई चाहकर भी उसका इतिहास नहीं भुला सकता। ऐसा रहा है कोहिनूर का इतिहास, है ना। किसी का तख्ते ताउस का हिस्सा बना तो किसी का श्राप का कारण बना। कौन? कोहिनूर की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही करके गोल्ड का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। और जो गोल्ड माइंस है वो एंशिएंट टाइम से ही कंटिन्यू जो है वो चल रही थी, और जिसमें केरल झारखंड है वहां के गोल्ड माइन जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। और उनमें गोल्ड के अलावा अगर हम वेपन्स की बात करें, इन साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें, तो सीधी सी बात है वेपन्स हमने यहाँ इस क्लास से पहले क्या देखा था कि कोई एक राजा जो होगा या फिर एक ग्रुप, राजा का ग्रुप होगा, कोई संघ होगा, है ना, जो कि महावीर और बौद्ध इनके ही अनुयायी थे। अनुयायी इन द सेंस इनके स्टूडेंट्स थे, है ना। वो सभी राजा और संघ वो चला रहे थे। तो इनमें क्या हो रहा था, जो राजा थे, जो संघ थे, वो इनका जो अर्निंग सोर्स था अपने राज्य को फल फुल करने का या फिर उनको अच्छी चीजें देने का रिसोर्सेज था, वो कोई स्वयं अर्निंग करना नहीं था। वो क्या करते थे, वो एक अपनी सेना इकट्ठी करते और दूसरे राज्य पर आक्रमण करते और वहां से जितने भी दास होते उनको काम करने के लिए लाते और वहां का जितना भी खजाना होता वो अपने अंडर में कर लेते। तो ऐसे करके वो कुछ अपना अर्निंग रिसोर्स पावर के जरिए बिल्ड कर रहे थे। और वहीं जब पावर की बात आती है तो हमें क्या चाहिए होते हैं, वेपन चाहिए होते हैं अपनी पावर को बिल्ड करने के लिए। तो बिल्ड करने के लिए क्या हुआ, इनको मिला आयरन। और आयरन पता है हमें ऐसा मटेरियल है जिससे वेपन जो बनेंगे बहुत ही धारदार, खतरनाक और बहुत ही घातक होंगे, है ना। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, वहां पर हम एक पूरे के पूरे साम्राज्य की शक्ति के बारे में बात करेंगे, उसकी पावर के बारे में बात करेंगे, जिसमें उसकी सेना आएगी, जिसमें उसके हथियार आएंगे। और सेना जब आएगी तो सेना के साथ सेना की रख रखाव, इट मीन्स उनका ख्याल रखने वाला जो टुकड़ियां होंगी, जो विभाग होंगे, जो डिपार्टमेंट होंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना कि ये जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं वो सिर्फ इंडिया के टेक्स्ट नहीं, इन द सेंस कि यहाँ के राजाओं, मंत्रियों और इनके लेखकों द्वारा लिखे हुए नहीं, बल्कि जो विदेश से आए थे, जो आउट ऑफ इंडिया से आए थे, टूरिस्टर यहाँ जो आए थे, यात्री यहाँ जो आए थे, उनके लिखे हुए अवशेष में भी, यानी उनके लिखे हुए कुछ पुख्ता ग्रंथों में भी ये चीजें साबित हुई है। तो हमारे पास जो कंटेंट है वो मिल तो रहा है, पूरा वेरीफाई किया गया, पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें कहां से मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके यूपीएससी प्लस बोर्ड, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो उस जो इंसिडेंट हुआ वहां की डेट और किन किताबों से, किन लेखकों से या फिर किन यात्रियों से वो हम एविडेंस मिले हैं। ओके, अब मगध साम्राज्य के फ्रंट और ये मगध साम्राज्य का कुछ इमेजिनरी फोटो, वैसा तो नहीं है पर मिल गया तो लगा दिया गया। देन एलिफेंट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी। अब देखो, अब युद्ध जो है वो नया नया इंट्रोडक्शन हुआ है ना, युद्ध का इंट्रोडक्शन हुआ है लोगों से, तो उनको क्या चाहिए होगा अभी, मतलब उनको ऐसी कोई भी बंदूक चलेगी जो 1 घंटे में 1 शॉट लगाती है ना। यहाँ पे मसला जल्दी का नहीं है, मसला फास्ट का नहीं, यहाँ पर मसला है हथियार होने का, कि आपके पास क्या है, आपके पास हथियार है। और हथियार से भी बड़ा क्या, हाथी। हाथी क्यों? दिखने में इतना विशाल है, एक पांव रख दे तो 10-10 सैनिकों के साथ ही पापड़ बना दे, तो क्या हो गया, हाथी पावरफुल हो गया। तो सेना में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब सेना में अगर हाथियों का यूज किया जाए तो ऐसा भी पर्सन चाहिए होगा ना हमें कि जो जंगली हाथियों को डोमेस्टिक हाथी में बदले, या फिर उन हाथियों को पकड़ के कंट्रोल करे, या फिर उनको पालतू बनाना, या फिर जो भी आते हैं सिखानी है वो सिखाएं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जंगल में गए, हाथी पे बैठे और वो पढ़ के चालू हो गया, भाई हाँ इसको मारना, इसको मारना। नहीं, अगर कोई हाथी बेकाबू हो गया तो अपनी सेना को ही मारेगा ना, है ना। तो वो हमें दिखने को कहाँ मिलता है, जब अकबर और
दूसरे लोगों में जब युद्ध हुआ था तो अकबर ने क्या हाथी को सबसे पीछे रखा था, है ना। तो उसने टारगेट भी यही किया था, क्या करूं मैं दूसरी सेना के हाथियों पे हमला करूं, क्यों बेकाबू हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे तो फिर खुद की ही सेना को क्या करेंगे, मारेंगे। तो बहुत सारे लोगों के युद्धों को हारने का कारण भी हाथी रहा है ना। तो सोच समझ के युद्ध की रणनीति हमेशा बनाई जाती है। So elephants, an important component of army, were found in forest in the region. Also the Ganga. अब बिहार है तो गंगा का नाम, हाँ ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वेंट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का चीप का मतलब क्या है, देखो गंगा है, पानी है, तो क्या होगा, पानी के द्वारा यात्रा, इट मीन्स बोट, है कि नहीं। अब एक तरफ तो चल रही है बोट, दूसरी तरफ चल रहे हैं घोड़े, तो सुपर फास्ट अगर देखा जाए कम प्राइस में सबसे सस्ता पड़ने वाला है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, है कि नहीं सर, बिल्कुल है। क्यों, अगर कोई इंसान जाता है, कोई जानवर जाता है तो उसको खाने के लिए, उसका रख रखाव वो सब चाहिए होता है, परंतु पानी के हिसाब से बोट है, चलाओ वो चलती रहेगी, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता था और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी था। क्यों, स्पीड है, स्ट्रीम के हिसाब से चलेगा वो। Then, however, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magda attributed its power to the policies of individuals, ruthlessly ambitious kings of whom Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadmana Nanda are the best known, and their ministers who help implement their policies. अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्धिस्ट ग्रंथों के अनुसार और जैन ग्रंथों उनके राइटर के अनुसार, जिन्होंने मगध के बारे में लिखा, मगध की पावर के बारे में लिखा, इसके इतिहास के बारे में लिखा, वो बताते कि यहाँ पर एम्बिशियस जो किंग्स थे वो कौन थे, बिंबिसारा था, जिनको बिंबिसार कहते हैं, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा आर द बेस्ट नॉन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज। अब महापद्मनंदा, बिंबिसारा, अजातशत्रु, इन तीन सम्राटों के बारे में कुछ बुद्धिस्ट ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ ऐसे थे। अब जहां सम्राट आ जाएगा तो वहां उसका बिहेव, उसका एटीट्यूड और उसका अल्फा मैन होने वाला जो कल्चर है ना, जो दिखेगा एक पूरा शान और शौकत वाला, वो दिखेगा। साथ ही साथ किसी भी राजा की सक्सेस में उसके मिनिस्टर और उसका असिस्टेंट, उसका बहुत ज्यादा योगदान होता है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी जानते हैं, हालांकि उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, परंतु फिर भी इतिहासकार कहते हैं कि उनका जो राज्यकाल रहा, टाइम रहा, वो बहुत कम रहा अकॉर्डिंग टू अदर जितने भी किंग्स और सम्राट वहां उस रम रहे। और दूसरा, उनका जो विख्यात है ना, पूरे जो फेमस है ना, वो कहीं ना कहीं चाणक्य का योगदान है। अब चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, जिनके द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र का कुछ हिस्सा है, और उसी अर्थशास्त्र का हिस्सा हम आज भी पढ़ते हैं और कुछ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में यूज किया जाता है। बहुत सारे रूल्स जो हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं, वो उसमें अर्थशास्त्र में बताए गए कि राजा को किस तरह होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। परंतु उसके बाद भी हमें काफी चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा, मतलब कि हम उसी चीज पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। Initially, Rajgah, the Prakritic name for present day Rajgir in Bihar, was the capital of Magda. अब प्रेजेंट में बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और जब मगध था, ये मगध की राजधानी पहले क्या थी, पहले थी राजगीर, बाद में भी बदलेंगे, क्या करेंगे अभी बाद में ये बदलेंगे। क्यों, क्योंकि राजधानी वो हिस्सा है, कैपिटल वो हिस्सा है जहां पर रह के आप पूरे राज्य को क्या कर सको, कंट्रोल, पूरे स्टेट को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। और हर शासक जो है वो राजधानी को इसी हिसाब से चुनता था, है ना। और हमने देखा कि मुगल काल में दिल्ली सल्तनत जो था वो इतना फेमस क्यों हुआ, क्यों हर कोई व्यक्ति जो है वो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का तख्ते ताउस, दिल्ली का तख्त जो है हथियाना चाहता था। क्यों, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के मैप में अगर हम देखें, है ना, तो दिल्ली एक ऐसी जगह थी, दिल्ली एक ऐसा पॉइंट था जहां पर आप पूरे लगभग ऑल ओवर इंडिया, या फिर जितना रीजन उनके काम का है, जितना रीजन उनके काम का है, उतने को आप पूरा क्या कर सको, उसको कंट्रोल कर सको, सत्ता जो है ना। इसीलिए दिल्ली जो है बाद में इतना फेमस हो गया था कि बाद में हर कोई जो है उसको हथियाने लग गया था। तो बात कर रहे थे हमने
कि राजगाह, राजगाह का प्राकृतिक नेम जो था वो था राजगीर, जो कि बिहार के अंदर है। Was the capital of मगधा, क्या थी पहले की राजधानी थी। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग। अब राजगीर है ना, इसका प्राकृतिक नेम है, ये तो क्या था ऑफिशियली, राजगृह था, राजगृह था, गृह अर्थात घर, राज मतलब राजा, इट मीन्स राजा का घर, द हाउस ऑफ किंग। एंड राजगृह वाज फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमोंग हिल्स। लेटर इन the 4th century BC, the capital was shifted to Patliputra and present day Patna, commanding routes of communication along the Ganga. अब क्या हुआ था, राजा का घर, अब जब राजा का घर होगा तो क्या होगा, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए और पूरी पावर भी चाहिए। तो जहां भी राजा का घर होता था या फिर जहां राजा रहता था वहां उसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता था पूरी तरफ से, किलों को बनाकर। जैसे ये बात करूं, ये जो आपके पास अभी फोटो है वो राजगाह की है, क्या है, राजगाह की। और ये जो बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है ये राजगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, कि ऐसा किला जहां पर दुश्मन जो है आक्रमण ना कर पाए आसानी से, है ना। और बहुत सारे ऐसे किले रहे जहां पर मतलब सभी किलों में ऐसा प्रोटेक्शन रहा है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊं एक, है ना, कि क्या करते थे कोई भी राजा, जैसे उन्होंने कोई गढ़ बनाया है ना, कोई किला बना दिया बढ़िया सा, हालांकि झोंपड़ी है, तो क्या करते थे इसके चारों तरफ वो या तो कोई खाई बना देते थे, क्या बना देते थे, खाई है जिसमें मगरमच्छ या फिर जंगली जानवर छोड़ दिए, शेर चीते छोड़ दिए, या फिर पानी का वो बना देते थे, भाई नदी नहर तालाब जो भी हैं इसमें जंगली जीव जो है वो छोड़ देते थे, शैतानी जैसे मगरमच्छ वगैरह हो गया, ताकि कोई भी इस गढ़ को जहां पे राजा रह रहा है उसको कॉन्कोर ना कर पाए, उसको जीत ना पाए, क्योंकि अगर राजा हार गया तो पूरी का पूरा राज्य जो है वो उसके कब्जे में आ जाएगा। और कहीं हमें ऐसी फाइट्स भी देखने को मिलती है जहां राजा का मुकाबला सिर्फ राजा से ही हुआ है। और युद्ध के नियम जो थे वो बहुत ज्यादा शानदार थे, मतलब कि आपको शाम के बाद लड़ना नहीं है, अगले दिन फाइट शुरू करेंगे, और मतलब कि आपको इस शरीर के इस अंग के नीचे वार नहीं करना है, अगर आपको वार करना है तो फेस टू फेस हाथों से अपने हथियार करना वार करना है। दूसरा क्या होता था, दूसरा ये होता था कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा को चुनौती दे रहा डायरेक्ट, तो क्या करते थे वो सिर्फ आपस में ही फाइट करते थे, उनकी सेना नहीं लड़ती थी। तो बहुत सारे रूल्स थे फाइट के, युद्ध होने के। और ज्यादातर हमने जो युद्ध देखे हैं वहां पर कुछ युद्धों में क्या होता था, जहां राज्य की जनता उनको परेशान नहीं किया जाता है ना, उनका सिर्फ राजा चेंज होता था, बाकी युद्ध बाहर होते। तो कई में क्या होता, कई में जो आता आक्रमणकारी वो पूरे के पूरे राज्य को तहस नहस कर जाता। तो ऐसे भी हमें कुछ अवशेष देखने को मिले। सो पहली बात क्या थी भाई, जो राजा का घर था वो फोर्टिफाइड होता था और किले पर होता था, ताकि उसको कॉन्कोर ना किया जा सके, वो चाहे खाड़ी में कर लो चाहे वो किसी पहाड़ पर कर लो। सो लेटर इन द 4th century, 4th century के अंदर, थर्ड हमने 6 से बात करी, 4th century तक आते आते राजगीर जो कि पहले मगध की कैपिटल थी उसको शिफ्ट करके क्या कर दिया गया, पाटलिपुत्र कर दिया गया। और पाटलिपुत्र का ही प्रेजेंट नाम क्या है, पटना है। तो अगर मगधा बिहार हुआ है तो उसकी राजधानी अभी भी वही है ना, बिहार की पटना और मगध की पाटलिपुत्र। पटना कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। और इसी के साथ जैसे कि पटना जो था उसमें क्या खास बात थी, है ना, राजधानी को किस हिसाब से बनाया गया, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो। तो गंगा लगती रही वहां, और गंगा लग रही है तो वहां पर क्या होगा आपके पास, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा, इट मींस कम्युनिकेशन क्या होगा, थोड़ा सुपर फास्ट हो जाएगा। मैसेज देना है, छोटी बोट में बैठो फटाफट से जाके राजा को मैसेज दे दो, स्पीडली होता था काम। ऐसे करके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के चलते, सस्ता पड़ने के चलते उसको वो बनाया गया था ना। इसके साथ भी बहुत सारे क्या थे, फायदे थे, इसीलिए वो राजधानी उन्होंने शिफ्ट की। अगला है एन अर्ली एम्पायर। ये एम्पायर मगध एम्पायर ही है, कोई दूसरा एम्पायर नहीं है। जब पहली सिटी बनी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट अमोंग द 16 में पहला कौन सा था, मगध। मगध पूरा साम्राज्य, अब पूरा साम्राज्य तो हमने देख लिया कि ऐसा था, तो वहां की पहला एम्पायर में शुरू कर रहे हैं कि अर्ली एम्पायर की किस तरह से था, कहां कहां पर उसका पूरा कब्जा था। सो 300 BC an early empire, the growth of Magadha culminated in the emergence of the Maurya Empire. इसके
शान शौकत में किसके व्यवहार से हुआ? मौर्य सम्राट, ठीक है, व्यवहार से हुआ। सो चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर सी 321 BC। अब देखो बात क्या आती है कि चंद्रगुप्त ने जो मगध मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था और पहला जब उसका फाउंड किया था, उद्घाटन हुआ था, तो क्या हुआ, कहीं आपके 322 BC भी लिखा है। तो हम कौन सा करेंगे क्लियरिफिकेशन? हमारे पास होगा जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 321 एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एंड हिज ग्रैंडसन अशोका arguably the most famous ruler of early India conquer Kalinga, present day coastal Odisha। अब क्या बात कर रहे हैं? अब हम उसी साम्राज्य के उसकी पुश्तें जो होंगी, उनका दादे पड़पोते पोते बेटे, उन्हीं के बारे हम बात करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करें जनरली, अब हम इनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं कि भाई किसने कहां तक कंक्यूर किया था, किसने किसको मारा, किसने कितना जीता और कितने साल तक इन्होंने राज किया। देन फाउंडेड कौन था? फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य का अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए तो 321 BC कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का फाउंडर। उसके बाद एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट। अब मैप की बात करें तो देखो नॉर्थ वेस्ट कहां पर आता है। हमने क्या करा, एक मैप टिक करिया, यहां बना है नॉर्थ, है ना। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का कौन सा आ जाएगा? ये वाला पोर्शन पूरा, ये भारत है, ये वाला पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। आपका क्या आ जाता है? नॉर्थ, और ये नॉर्थ वेस्ट। सो एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट, जिसमें कौन कौन शामिल है? अफगानिस्तान शामिल है, बलूचिस्तान शामिल है, और उनका जो पोता था अशोका, वो मोस्ट फेमस रूलर रहा है अपने टाइम का ऑफ अर्ली इंडिया एंड कॉन्कर्ड कलिंगा। कलिंगा इसको भी क्या कर लिया था उसने? कॉन्कर कर लिया था। तो जितना भी ये है प्रोनिपिस्दा, अरिया, गंधारा, पंचना, अर्चोजिता, गर्जा, गद्रोशिया, पटाला, कुरु, पंचाल, अवंती, सौराष्ट्र और मगध, ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य का क्या रहा है? हिस्सा रहा है। और कलिंग जो है वो प्रेजेंट डेट का कौन सा है? वो है ओडिशा। तो अगर पूछा जाए कि ओडिशा को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस नाम से जाना जाता था, तो हमें याद रखना है कलिंग। देन बोंजोर हेलो लैंग्वेज। अब यहां पर है मोस्ट अशोकान इंस्क्रिप्शन वर इन द प्राकृतिक लैंग्वेज while those in northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek। अब देखो सुमेरियन लैंग्वेज के बारे में हमने सुना है क्या? सुना है ना। हमने 12th हिस्ट्री अगर पढ़ी एक ध्यान से, तो वहां पर हमने इजिप्ट के अंदर इजिप्ट में हमने एक लैंग्वेज का नाम सुना था, वो था सुमेरियन, है ना। और सुमेरियन को शिफ्टेड कर दिया था अरेमिक लैंग्वेज से। किससे कर दिया था? अरेमिक लैंग्वेज से शिफ्ट कर दिया था। क्यों? टाइम के बाद पहले सुमेरियन थी, उसके बाद अरेमिक थी। देन इसमें क्या लिखा है? while those in the northwest of the subcontinent were Aramaic and Greek language, जो कि इसका एक पार्ट है। किसका? अरेमिक का पार्ट है ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से थी। एंड मोस्ट प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया था। याद रहेगा किसने डिकोड किया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ये दो लिपियां हैं जिनको जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया था। बाकी सुमेरियन और अरेमिक और ये ग्रीक लैंग्वेज, इसका ट्रांसलेशन हमें कहां मिलता है? इजिप्ट वाले पोर्शन के अंदर। तो वो चीजें पूरी आपस में क्या है? कनेक्टेड है, क्योंकि जो पूरा टाइम पीरियड है वो साथ में चल रहा था। However, some in the northwest were written in खरोष्टी। खरोष्टी वही लैंग्वेज है जिसको किसने डिकोड किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो हमारे पास अशोका के क्लियरली जो रिटन टेक्स्ट है उनका ट्रांसलेशन मौजूद है। तो किसको थैंक यू बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप भाई साहब को, कि उन्होंने इतना कष्ट उठाया और ये डिकोड किया। The Aramaic and Greek script were used for inscription in Afghanistan। और सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, इनके टेक्स्ट जो हैं हमने इजिप्ट सभ्यता जो
हमने पढ़ा था उसमें भी देखने को हमें मिलता है। जनरली कहाँ यूज किए जाएंगे, जा रहे थे इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान में। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, पत्थरों पर खुदे हुए अभिलेख, उन्हीं को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इस बात को याद रखा जाए। और ये जो हमारे पास है ये है, और ये जो हमने सिक्कों में देखा है, नोट में देखा है, इसको बोलते हैं द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोक स्तंभ के नाम से। और ये जो है ये बहुत ज्यादा, मतलब काफी अशोक के पिलर के नाम जानेंगे, इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था। 4 शेर हैं, चारों ने अलग अलग तरफ मुंह करके देखा, और यहाँ बीच में क्या है, अशोक चक्र है, और 2 तरह के जो जानवर है वो इसमें खुदे हुए हैं। और प्रेजेंट में यही जो है हमारे नोटों पर भी छपा होता है ना। तो इसको क्या कर लिया, इसको संस्कृति ने अडॉप्ट कर लिया, और तब से ये कंटिन्यू इसका सिंबल जो है वो चला आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। क्यों, क्योंकि हमने यहां पढ़ा था, यहां पढ़ा, क्या पढ़ा, आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ अर्ली इंडिया कॉन्क्योर कलिंगा। कौन था वो था मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन अशोका, है ना। और अशोका का डिस्कशन अगर पढ़ा जाए तो बहुत उत्तम क्वालिटी का बंदा था। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। अब देखो हमने इस चैप्टर को अभी स्टार्ट किया, आज वाले सेशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा फर्स्ट अमोंग मगधा कि मगध साम्राज्य क्या है, कहां तक फैला हुआ था, क्या क्या, मतलब उसका डिस्कशन हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम आए थे अर्ली एम्पायर पर। किस पर आए थे, अर्ली एम्पायर, कि भैया इसका जो फाउंडर कौन था और इसके अंदर कौन कौन सा जो रूलर्स हैं वो सबसे फेमस रहे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जो कि उसका ग्रैंडसन था। ये इंपॉर्टेंट रहा। देन हमने देखा था अशोका जो इंपॉर्टेंट रहा, उसके अभिलेख हमें काफी जगहों पर देखने को मिलते हैं, और 2 लैंग्वेज जिनका थैंकफुल है प्रिंसिप के लिए उन्होंने कि दोनों को डिकोड किया। और साथ में जो मोस्ट पॉपुलर सिंबल है अशोक स्तंभ का, वो भी हमें देखने को मिला, द लॉयन ऑफ कैपिटल अशोका। अब है फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, कि हमें इन मौर्यास के बारे में क्या पता लगता है, कहां पता लगता है, और कौन थे ये। सो historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Maurya Empire. अब historians ही है हमारा आखिरी उम्मीद कि वो हमें इन सब के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। So these include archaeological finds, especially sculpture. Also valuable are contemporary works such as the account of Megasthenes, a Greek ambassador to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। कहां से था, ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के महल में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट बोल तो है ना। तो अब हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि बहुत से यात्री जो हैं बाहर से आके राजा के महलों में शरण लिया करते थे। उनका उद्देश्य क्या होता था, राजा के बारे में लिखना, राजा के साम्राज्य के बारे में लिखना, और खुद जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। जनरली क्या होता था कि भारत जो है वो वर्ल्ड वाइड अपनी संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है, और काफी लोग जो हैं यही संस्कृति, नालंदा विश्वविद्यालय जो मोस्ट हिट टॉपिक रहा है उस समय, तो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा आते थे, और उन्हीं के लिए राजा के साथ काम करते थे, राजा के साथ रहना, उनके बारे में लिखना, उनको चीजें बताना, सिखाना, और अपने कल्चर के बारे में बताना, और यहां से इनका कल्चर जो है वो अडॉप्ट करके शेयरिंग वाला काम भी ये करते थे। तो जब मैगस्थनीज भारत में आया था, द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, उनके लिखे हुए अवशेष भी यहां पर बहुत काम आते हैं इन मौर्यास के बारे में बताने के लिए। So which survive in fragments, another source, मतलब कि पूरा अवशेष तो नहीं मिला है, परंतु हाँ कुछ हमें मिले हैं जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ हमें एक पक्का एविडेंस जो है, मतलब जितना हमें लगभग शायद जिससे हमारी उम्मीद बन जाए कि हाँ इतना लगभग इनफ है ना, इतना फिर इससे काम चल जाएगा, तो उतना एविडेंस हमें फ्रेगमेंट में, उनमें टुकड़ों में मिला है। Another source that is often used in the अर्थशास्त्र, पार्ट ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य। कौटिल्य ही चाणक्य हैं बेटा जी, है ना। जो चाणक्य नीति आप सुनते हो वो कुछ चाणक्य की लिखी गई है, और बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम जो है ना वो हर चीज को झूठ बना के, मतलब हर झूठ को सच बना के इस तरह से परोसेगा कि आपको उस पर यकीन होने लग जाता है। तो शायद काफी
समय पहले की बात है कि मैंने चाणक्य के कुछ सूत्र पढ़े, सूत्र इन द सेंस कि उनके बहुत सारी चीजों को, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो एविडेंस है वो हमने देखा। देन हमने क्या देखा कि इंस्टाग्राम जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, चाणक्य के नाम पे ऐसी नीतियां लगा रहा है जो शायद किसी काम के नहीं है, मतलब कि फर्जीवाड़े कर रहा है। देन तो इस बात का याद रखिए कि कौटिल्य चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति थे। एंड और चाणक्य जैसे बता दिया ट्रेडिशनली बिलीव टू बी ए मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। सबसे ज्यादा एक चंद्रगुप्त को बनाने का जो योगदान था वो किसको जाता है, वो जाता है चाणक्य को, है ना, क्योंकि कहानियों में ये बताया गया है। और राजा को एक राजा और एक सर्वश्रेष्ठ राजा बनाने का जो कार्य है, कार्यभार है, वो उनके मिनिस्टर और उनके साथ वालों में ही देखा गया है। सो अगर किसी राजा का मिनिस्टर जो है अच्छा होगा, इट मीन्स वो राजा तरक्की करेगा। और अगर किसी राजा का मिनिस्टर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेगा, उसे वो सोमरस की आदतों में ऐसा उलझा देगा कि राजा जो है अपना साम्राज्य सब कुछ खो बैठेगा। देन traditionally believed to be the minister of Chandragupta, and beside the Mauryas are mentioned in later Buddhist, Jain and Puranic literature as well as Sanskrita। अब बुद्ध ग्रंथों में मिलता है, जैन ग्रंथों में मिलता है, रामायण महाभारत अगर आप देखो तो वहां पर भी मगध, पंचाल, कुरु, कौटिल्य इन साम्राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो उन सभी का उल्लेख देकर ये चीजें कंपोज की गई हैं। While these are useful, the inscription of Ashoka 272-68 to 231 BC, देखो अशोका का जो टाइम पीरियड था इंस्क्रिप्शन का, वो हमें याद रख लेना है कि ये टाइम पीरियड उनका रहा है। ऑन रॉक एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग द वैल्यूएबल सोर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, जो सम्राट अशोक थे ना, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने धम्मा का प्रचार किया था। किसका किया था, धम्मा का प्रचार किया था, करेक्ट। अब धम्म के प्रचार में कुछ शिक्षाएं शामिल थी, कुछ टीचिंग शामिल थी जो समाज को, सोसाइटी को बतानी जरूरी थी। इन द सेंस कि उस समय के समाज को और सोसाइटी को बतानी जरूरी थी कि भाई धम्म के प्रचार में यानी धम्म में आपको किन किन नियमों का पालन करना है। अब वो नियम कुछ ऐसे थे जो जनरली हम आज भी फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं शिक्षक जो है वो उनको आदर करना, है ना, सभी धर्मों के प्रति प्रेम की भावना रखना और इज्जत देना सभी धर्मों को, और बराबरी यानी इट मींस इक्वलिटी, जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है। कुछ इसी प्रकार के जो सामान्य जनरल नियम थे वो उन्होंने क्या करवाए थे, एक स्टोन सरफेस पर इंस्क्राइब करवाए थे। तो जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये पत्थरों पर खुदे हुए अक्षर, ये अशोक के अभिलेखों की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जा रही है। इट मींस कि कुछ ऐसी जो लिपियां थी वो लिखी गई थी। तो अगर हम बात करें कि सर भाषा कौन सी थी, तो भाषा मैंने आपको बताई कि पहले जो अभिलेख मिले वो कौन सी भाषा में थे, प्रकृति में थे, है ना, प्राकृतिक जो भाषा है वो में थे। देन खरोष्टी लिपि जो है वो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, और बाद में जो कुछ ग्रंथ मिले वो संस्कृत में थे जिसको इजीली ट्रांसलेशन किया जा सकता है। देन और हमें ये नहीं भूलना है कि खरोष्टी लिपि और अगर मैं ब्राह्मी लिपि की बात करूं तो जेम्स प्रीसियम का योगदान अमूल्य है। Then and pillars are often regarded as among the most valuable sources, कि जितने भी इनके सोर्सेज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और उन रिसोर्सेज से हमें जो है बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। अब यहाँ ये उद्देश्य नहीं है कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये उद्देश्य है कि जो इनका लिखा हुआ ना उससे हमें कितनी मदद मिली है कि नहीं। अब ये जितने भी मैसेज थे ना ये सिंपली पूरे के पूरे साम्राज्य के लिए थे, तो पर्टिकुलर कोई सिंगल पर्सन तो मेंशन था नहीं इसके अंदर, तो इसलिए हमें हेल्प करते हैं कि उस टाइम के सोसाइटी के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा और राजा कैसा था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए अशोक को क्या है मोस्ट फेमस या फिर पॉपुलर फेस मानते हैं, है ना। और अशोक का जो पिलर है, लोयन पिलर है, उसको भी आज अशोक चक्र के नाम से जानते हैं हम। और वही आज हम काफी सारी जगहों पर न्यायालय में देखते हैं, नोट पर देखते हैं, बहुत सारी जगहों पर वो जो प्रिंट है एक 4 मुख शेर वाला, है ना, वो हम देखते हैं। तो इसीलिए सिर्फ पॉपुलर नहीं थे कि उनके पास वो था, उनकी टीचिंग्स जो ऐसी थी, उनका जो एक कह सकते हैं कि जो बिहेवियर हमने देखा है उनके अभिलेखों में कि किस तरह के शासक वो रहे हैं, वही उनको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और उन्हीं से हमने क्या करा, इनको मानना शुरू किया। तो हम किसी पर्सन को अपना आइडल तभी मानते हैं जब हमें उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता लगती है जो सबसे अनमोल होती है, सबसे खास होती है। जैसे कि मैं बात करूं क्लास में क्या है, जैसे आपके स्कूल में सारे टीचर फेवरेट कभी नहीं होते, है ना।
हर बच्चे का कोई ना कोई सिंगल टीचर फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को लगता है कि इस टीचर में क्या है, उनसे ज्यादा अनेक, मतलब जो अलग है, खूबी है, तो इसलिए वो उनके फेवरेट बन जाते हैं। फिर हम आइडल्स की बात कर रहे हैं कि हमारे जो आइडल हैं वो कौन है, अब्दुल कलाम आजाद है, भगत सिंह जी है, महाराणा प्रताप है ना। तो वो हमारा जो एक इमेजिनेशन लेवल होता है कि जिस बेस पे हम उनको आइडल मान रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। इट मीन्स कि अशोक जो थे, सम्राट अशोक, ये सारी खूबियों को लगभग पूरी करते थे, है ना। इस तरह से जो शुरुआती नेता थे, जो शुरुआती सम्राट थे, है ना, आधुनिक भारत के समय, तो उन्होंने भी सम्राट अशोक को अपना आइडल माना था, है ना, मानना शुरू कर दिया था। सो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस एंड नेचुरल रॉक्स आर वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। यानी सीधी सी बात है कि भैया उन्होंने अपने जो मैसेज है वो रफ सरफेस हो, चाहे पॉलिश पिलर हो, चाहे पत्थर का टुकड़ा हो, चाहे बड़ा शिलालेख हो, है ना, या फिर पूरा का पूरा खंबा ही क्यों ना हो, काफी जगह पर उन्होंने अपने जो मैसेज है वो क्या करवाया, इंस्क्राइब कर, मतलब खुदवाया है। He used the inscription to proclaim what he understood to be धम्मा। क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने वो सब प्रोक्लेम करा है कि वो धम्मा से क्या समझते हैं, है ना, उनकी टीचिंग्स क्या, आखिर धम्मा है क्या। सो दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स, generosity toward brahmanas and those who re-announced worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religions and traditions other than one's own। यानी आपका जो धर्म है उसके अलावा आप दूसरे धर्म की कितनी भी इज्जत करते हो, कितना सम्मान करते हो, ये भी उसमें शामिल था। किसमें? अशोका की टीचिंग्स में। इट मीन्स कि अशोका के जितने भी अभिलेख थे उन सब में ये टीचिंग शामिल थी। क्या बता रहे जनरली एक अच्छा बिहेवियर जो है वो अशोका सिखाना चाहते हैं पूरे के पूरे समाज को, कि अपने धर्म के अलावा, देखो अपनी जो चीजें हैं उनको तो हम सभी सम्मान करते हैं, बिल्कुल, अपने धर्म के अलावा जो दूसरे धर्मों का क्या करे, सम्मान करे, आदर करे, प्रेम भाव व्यक्त करे, वही सर्वश्रेष्ठ में क्या है, मनुष्य, मानवता, जो इंसानियत है वो वही है, उन्हीं शब्दों में है कि नहीं। तो ये है अशोका की टीचिंग, और अभिलेखों के फोटोज कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। सो एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। अब एम्पायर का जो रूलिंग सिस्टम है, जैसे कि मैं बात करूं भैया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्कूल है, कोई भी सम्राट है, राजा है, राज्य है, सोसाइटी है, हर किसी का एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसके बेस पे सारा जो है वो काम करता है। इट मींस राजा होगा, राजा के नीचे कुछ ऐसे उनके कलीग्स होते हैं जो उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रन करते हैं, है ना। राजा एक ऑर्डर देगा और वो जिस डिपार्टमेंट के लिए होगा वो डिपार्टमेंट उनको आगे क्या करेगा, उनका काम करेगा, है ना। तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जो कि आपको जनरली हर स्कूल में मिल जाएगा, है ना। प्रेजेंट में मैं क्या स्कूल का और कोचिंग का एग्जाम्पल आपको जो है वो इजिली समझ में आ जाएगा। इन द सेंस की प्रिंसिपल क्या हो गया, आपका वहां राजा हो गया, और प्रिंसिपल के नीचे जितने भी आपके क्लर्क आते हैं, हेल्पिंग स्टाफ आता है, वाइस प्रिंसिपल है, मैनेजर है वहां के, है ना, स्टोर मैनेजर हैं, और वहां जो कि जितना भी आपका स्टूडेंट वो देखते हैं, वो सारे क्या है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आते हैं, जिसमें फीस कलेक्टिंग भी शामिल है। अब फीस कलेक्टिंग का थोड़ा ऊपर रह जाता है, इन द सेंस की पैसे हैं इसी के लिए कर रहे हैं। और अगर हम एक पूरे के पूरे किंगडम में चले हैं तो वहां का टैक्स कलेक्शन, है ना, जो कर राशि और कर विभाग जो है वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड होता है ना, कि अच्छा कर आएगा तो साम्राज्य है वो अच्छी तरह से चलेगा। इट मींस कि फीस आएगी तो स्कूल अच्छे से रन करेगा, अच्छे से टीचर हम हायर कर पाएंगे, है ना। तो वही करों से है कि कर अच्छा आएगा तो अच्छे सेनापति उनको जो रिवॉर्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, उनको खुश रखेंगे, और फिर राजा भी ऐसे खुश रहेगा, है ना। तो ये सिंपली एक बताने का तरीका था कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आखिर हम कहते किसको हैं। सो अब हम बात करेंगे कि पहला जो एम्पायर था मगध एम्पायर, उसके अंदर हमने देखा भाई मौर्य जो थे वो कौन थे, कहां से आए थे, कहां से तो क्या आए थे, अंदर भारतवर्ष की भूमि से ही थे, है ना। तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार और उसकी शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके बाद को आए, उनके रूलर में जो सबसे फेमस रहे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके ग्रैंडसन थे, वो थे अशोका, है ना। और इनके बाद भी और सारे काफी आएंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भी हम देखेंगे कि कौन सा सम्राट उस गद्दी पर बैठा हुआ था और आखिर लगभग हुआ क्या था, है ना। वो स्टोरी हालांकि आपको पता है, पर मैं फिर भी आपको एक हिंट के लिए बताना जरूरी कि हाँ, रिलेशन स्टोरी जो है वो आपस में रिलेट करना जरूरी है ना। एक स्टोरी टेलिंग हो हिस्ट्री में, पढ़ने का मजा ही आ जाए। देन
देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। कितने थे? 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्रा एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड स्वर्णगिरी, ये तो थे 4। इसके अलावा पाटलिपुत्रा उनका क्या था? राजधानी था। तो पॉलिटिकल सेंटर हमें याद रखने हैं किसके? हमें याद रखने हैं एडमिनिस्ट्रेशन द एम्पायर ऑफ द मगधा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उसके अंदर 5 ऐसे पॉलिटिकल सेंटर हैं जिन पे सबसे ज्यादा कमांड रखी गई। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्रा। और यही साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी थे। क्यों? क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर पर्सन से जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहां पर आ रहे हैं और यहां से ही पूरे एरियाज को उनको कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे आपकी स्कूल के रिसेप्शन पे बैठे आपके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरे स्कूल को देखता है ना कि कौन सी क्लास लग रही है, कौन सी क्लास नहीं लग रही, कौन सा टीचर आया है, कौन सा लीव पर है, किसकी अब्सेंट है, कौन हाफ डे पर है, कौन छुट्टी लेके गया है, कौन नया आया है, कौन पुराना है ना, ये सब ध्यान रखता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो है 5 सेंटर पूरे राज्य का उनका ध्यान रखते थे। So all mentioned in Ashokan inscription, if we examine the content of this inscription, we find virtually the same message engraved everywhere from the present day. अब सुनना, यहां पर थोड़ा सा बात को अलग है कि if we examine the content of this inscription, we find virtually the same message engraved everywhere. मतलब कि इन 5 के अलावा, ये 5 जो पॉलिटिकल सेंटर थे, इनके अलावा बहुत सारी जगहों पर जो मौर्य काल या फिर मौर्य साम्राज्य में शामिल ही नहीं है, वहां पर भी अशोका के मैसेज मिले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसी जगह जहां पर अशोक का साम्राज्य या फिर नहीं है, बसाया नहीं है ना, अधिकार नहीं है, वहां पर भी अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं, खुदे हुए अभिलेख है, जो मैसेज है उनका वहां भी देखने को मिलता है। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब अगर मैं मैप की बात करूं तो क्या बात कर रहा है ये पूरा नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। ये नॉर्थ का हिस्सा प्लस ये पूरा वेस्ट का हिस्सा, इन द सेंस कि ये पूरा हिस्सा जो है पाकिस्तान वाला शामिल। यहां पर हमें वो बता रहा है कि अशोक के अभिलेखों के क्या मिले हैं? मैसेज मिले हैं। ठीक है, टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। यानी अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो भी हमें वहां क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं किसके? अशोका के इंस्क्रिप्शन के मिलते हैं। इंडिया कुड दिस वेस्ट हैव हैड ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो क्या लगता है कि ये जो पूरा एरिया हमने अभी देखा, क्या इसमें अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था? क्या एक ही इंसान का इतनी जगहों पर अभिलेखों का मिलना क्या संभव है, जबकि कुछ जगह पर उनका अधिकार ही नहीं था? तो क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे वो इलाके हैं जहां पर सम्राट अशोक या तो इन्होंने युद्ध लड़ा हो, है ना, या फिर वो कभी वहां घूमने फिरने के मूड से गए हो, या फिर उन्होंने किसी को अपने अधीन कर लिया हो, या फिर धम्म का प्रचार या फिर शिक्षा देने के लिए ऐसा किया गया हो। इसके अलावा वो लोग, यानी कुछ ऐसे एरियाज भी थे जो अशोक का जो धम्म था, क्या था? अशोक का जो धम्म था, उस धम्मा से क्या थे? वो इंस्पायर थे। क्या थे? इंस्पायर थे। तो वहां भी ऐसा किया गया था, उन्होंने उनके जो मैसेज हैं वो अपने राज्य में भी रखे। क्यों? क्योंकि उनके जो मैसेज थे वो कुछ इस तरह से थे कि बड़ों का सम्मान, यानी जनरल मैसेज थे। किसके द्वारा? राजा के द्वारा दिए गए मैसेजेस, जो कि अच्छी टीचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर होंगे इनसे, इनकी टीचिंग से, और वो भी इस धम्म में शामिल होंगे, है ना। तो इसके अलावा कौन आते हैं? जो भी लोग इस धम्म में शामिल हैं, वो भी जो इनके मेंबर, मैं बता दूं आपको, है ना, जो इनके मेंबर्स हैं वो भी क्या करेंगे? अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनका प्रचार करेंगे, उनका एडवर्टाइज करेंगे। क्यों? कि वो धम्म से जुड़े हुए हैं।
तो अशोका ने भी धम्म के प्रचार के लिए ऐसी रणनीतियां अपनाई थी जब उनके मैसेज को विदेशों में भी भेजा गया। इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं ना, अशोका के अभिलेख चाइना में भी मिलते हैं। कहां मिलते हैं? चाइना में भी, तमिल लैंग्वेज में। मजे की बात, तमिल लैंग्वेज में अशोका का अभिलेख मिलता है जिसके अंदर अशोका की क्या है, कुछ टीचिंग दी गई है। तो सोच के देखो कि ये उस समय का, उस टाइम पीरियड का जो एक प्रचार हो रहा है, उसका एडवर्टाइज हो रहा है, किनका? एक रिलीजियस का या फिर उनकी टीचिंग्स का, वो कहां तक है ना। तो यहां से चीजें पता लगती है कि लोग जो है अशोका और उनके साम्राज्य से कितने इंस्पायर थे या फिर उनकी टीचिंग से कितने इंस्पायर थे। Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. The regions included within the empire were just too diverse, and imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Odisha. देखो, अब यहां पर जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति का इतनी सब जगह, मतलब इतने बड़े एम्पायर पर अधिकार होना। और मजे की बात क्या पूछा इसने? यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका वो एक जैसा है सब जगह। इट मींस अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में भी कुछ चीजें जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटा एग्जांपल है इन द सेंस कि जैसे आज मैं बीकानेर में हूं, है ना, कोई भी कुरकुरे का चिप्स जो है यहाँ पैकेट जो छोटा वाला सबसे 10 में मिलता है। अगर सिनेमा थिएटर में जाओगे 15 में मिलेगा। तो क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, क्योंकि वहां टैक्स लगा रखा है। और अगर आप वहीं कुछ दूसरी जगह पर जाके खरीदो तो वो शायद आपको 20, 25 या 24 में दे। तो क्या यूनिफॉर्म है? ये नहीं है ना। कब नहीं है? प्रेजेंट में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको अपना प्राइवेटिज्म करके उसको अपने हिसाब से बेच रहे हैं। परंतु उस समय सिर्फ अशोका के जो अभिलेख थे, अभिलेख इन द सेंस उनकी टीचिंग थी, वो अभिलेख इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे खुदे हुए पत्थर के पत्थर मिले हैं। तो इतिहासकार इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं कि एक ही राजा का इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार होकर भी एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके मुद्दे पर हमने पहले ही बात कर चुके थे कि बहुत सारी चीजें होना पॉसिबल है। इंस्पायरेशन होना या फिर उनका जाना, घूमने जाना, किसी पे हमला करना, या फिर कोई यहाँ जो आया वो अपने साथ में कुछ चीजें वहां लेके गया, है ना। तो बहुत सारे वाइड एग्जाम्पल अपने पास रहेंगे इस चीज को समझने के लिए। परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अशोक जो है वो अपने समय में पूरे फेमस, मतलब वायरल जो है एक सेलिब्रिटी रहे हैं। देन हम बात करते हैं, कुड रूलर हैव इंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन इन एरियाज दैट वर नॉट इंक्लूडेड विद देयर एम्पायर। अच्छा, क्या पॉसिबल है क्या कि जो उनके एम्पायर में नहीं है वहां पर वो मैसेज इंक्रेव्ड करवा सके? देखो वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना, कि अगर कोई ऐसा करेगा तो दूसरा क्या राजा वाला उसको बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। परंतु पॉसिबल है, इंस्पिरेशन पॉसिबल है, अच्छे मैसेज पॉसिबल है, तो उस केस में किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, देखो जितने भी रेड में है ना, रेड ट्रायंगल में आप बात करते हैं, देखो रेड ट्रायंगल, जैसे कि यहां मैं बात कर रहा हूं इन जगहों पर, गुजरात आ गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो मेजर रॉक, मतलब जितने भी बड़े पत्थर हैं जिन पे मैसेज खुदे गए, अशोका की बात कर रहा हूं मैं, है ना, अशोका के इंस्क्रिप्शन है उनकी बात कर रहा हूं, पत्थरों के अभिलेख की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो मोस्टली बड़े बड़े थे वो हमें भारत के दूरस्थ इलाकों में मिले हैं। क्या मिले हैं? बहुत डिस्टिंक्टिव एरियाज में मिले हैं। देन बात करें हम माइनर रॉकेट, छोटे वाले, है ना, जिसमें छोटे शिलालेख है, छोटे पत्थर हैं, जिसमें वो खुदे हुए हैं लेख, वो कहाँ मिलते हैं? वो देखो इस पूरे यहाँ इस छोटे इलाके में, और यहाँ पर उनका घनत्व, क्योंकि कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या रखा, उनका आधिपत्य रहा, मतलब उनका एक राइट्स रहा उस एरिया पर, है ना, और फिर यहाँ पे रहा हो। देन जितने भी पिलर हैं, राउंड पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो भारत के मोस्टली इन इलाकों में मिलते हैं, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं मिले, है ना। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी बिना पे कहा गया है कि क्या अशोक का इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पॉसिबल था कि नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, इनके जवाब हमारे पास ही हैं। सो अब बात आती है, देखो टॉपिक जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं पर समझने के लिए बहुत डीप मीनिंग है ना। हमने देखा
हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा भाई एडमिशन सिस्टम कैसा था, किसका, मौर्य एम्पायर का। देन उसके बाद हमने देखा फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, कि मौर्य के बारे में हमने कौन कौन सी चीज जाननी चाहिए थी और कहां से हम इनके एविडेंस हैं वो मिले। फिर उससे पहले हमने देखा अर्ली एम्पायर कौन सा था, कौन सा सबसे पहला, मगध की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, मगधा की बात कर रहे हैं। तो ये मगध एम्पायर हमने पहले शुरू किया था। अब अगर मैं बात करूं, यहां से ये एम्पायर शुरू हुआ था और भारत के दूरस्थ इलाकों में क्या कर लिया था इन्होंने, अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो शुरू यहां से हुआ पर फैला एक अखंड भारत के मिशन पर, है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट द किंग्स ऑफिशियल्स डिड। अब यहां बात हो रही है किंग ऑफिशियल, मतलब जितने भी राजा के सेवक थे, सर्वेंट्स थे, उनके ऑफिशियल मिनिस्टर्स थे, वो क्या क्या काम करते थे। देखो इसका एक जो प्रूफ मिला है ना, वो मिला है मेगास्थनीज के एविडेंस से। किससे, मेगास्थनीज जो बंदा था उसके एविडेंस में मिला है, ठीक है। अब ये मेगास्थनीज जो था ये आया कहां से, कहते हैं कि ये कौन था भैया, ये जो था ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके दरबार में था। क्या था, उनके दरबार में था। पर ये आया कहां से, कहां से आया, तो कहते हैं यूनान से आया। कहां से आया, यूनान से आया, ठीक है। अच्छा कौन से तरीके से, मतलब किस कारण आया, है ना। कहते हैं कि ये दरबार में था, और ये कौन से दरबार में था, ये पाटलिपुत्र के दरबार में था। पाटलिपुत्र के दरबार में था, जो राजधानी इन्होंने बाद में बनाई थी। और मेगास्थनीज यहां पर 5 सालों तक रहा था। कब तक, 5 सालों तक। अब इसके पीछे की एक बढ़िया सी कहानी है ना। अब कहानी क्या है, देखो कहानी ये है कि 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने क्या किया था, सिकंदर महान नाम सुना है, बिल्कुल सुना है सर, है ना, कितना प्रतापी राजा था। सिकंदर का एक सेनापति था, क्या था, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था, सेल्यूकस नाम था। और इस चंद्रगुप्त ने इस सेल्यूकस को क्या करा दिया, डिफीट कर दिया। क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, पूरी तरह से हरा दिया। अब जो विजेता है वो क्या करेगा, वो फुल पावर में है अपनी। तो भाई साहब क्या किया, सेल्यूकस ने एक संधि करी। क्या करी, एक संधि करी। उस संधि के तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको कुछ राज्य दे दिए, उपहार में दिए। कौन कौन सा दिया था, एक तो काबुल दिया। क्या दिया, काबुल दिया, कांधार दिया, हेरात दिया। क्या दिया, हेरात दिया, और एक बलूचिस्तान दिया। ये 4 राज्य किसने दिए थे, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिए थे। अब उपहार मिला तो थोड़ा गिफ्ट तो देंगे, है ना। तो क्या हुआ, इसके साथ प्लस में क्या किया, सेल्यूकस जो था इसने अपनी पुत्री, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम था, हेलेना। और हेलेना की जो शादी थी, क्या, हेलेना की जो शादी थी वो किससे करवा दी, वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी, है ना। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, बात सही है। क्या करा, हेलेना की शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सेल्यूकस को 500 हाथी, क्या किए, 500 हाथी जो थे वो उपहार में दिए। किसको, सेल्यूकस को। और सेल्यूकस का ही एक बंदा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था, मेगास्थनीज। और फिर इसको भेजा कहां, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जहां पर ये 5 वर्षों तक रहा। इसने शासनकाल कैसा चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का उसके बारे में बताया। और उसी ग्रंथ का एविडेंस हमें मिलता है, जिनमें अगर मैं ग्रंथों की बात करूं, है ना, ग्रंथों की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज्यादा पता लगता है जूनागढ़ अभिलेख में। इसमें जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें से जो जानकारी है वो हमें पता लगती है, किसके बारे में,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि अभिलेख जो हमने देखे वो कितने थे, ज्यादातर वो सारे के सारे अशोका के अभिलेख थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों की किताब में बात कहीं नहीं गई है। तो मैं बता रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमाण मिलता है वो कहां मिलता है, हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब ये जूनागढ़ अभिलेख बात आती कि किसका था, क्या था, किसका था, तो ये था रुद्रदामन का। किसका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, जहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। तो ये तो था यहां तक बेसिक। अब हमें जो ऑफिशियल्स पढ़ना था वो किसका लिखा गया है, वो बताया गया मैगस्थनीज द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है, मैगस्थनीज द्वारा बताया गया है, क्योंकि इसके प्रमाण भी क्या है, जरूरी है। Here is an excerpt from the account of मैगस्थनीज। किसका अकाउंट है, मैगस्थनीज, जो एविडेंस उसने लिखा था, जो उसने अपनी किताब में लिखा था, उसी में से कुछ चीजें उठा के हमें बताई गई है। ऑफ द ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट सम सुपरिटेंडेंट द रिवर्स, सुपरिटेंडेंट द रिवर्स मेजर द लैंड। अब ये देखो क्या कर रहे हैं, लैंड को मेजर कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसे अधिकारी थे जो नदियों की देखरेख करते थे। भाई नदियां जो है वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, और किस जगह पर नदियों के यानी उसकी संगिनियों की जरूरत है, जिन्हें हम कहते हैं ना कि उसकी सहायक नदियां हैं, हमें उनकी कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से ये सिंचाई का कार्य या फिर जितना भी होता था काम ये करते थे। कौन, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द रिवर। उसके बाद मेजर द लैंड, जमीन को मापने वाले, जमीन मापक या फिर जमींदार आप कह लो, है ना, वो क्या करते थे, वो जमीनों का जायजा लेते थे, कितनी जमीन किसके पास है, कौन कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, खेती की किसकी कितने जमीन है, किसने में किसका मकान, महल या राज्य जो है विकसित है पूर्ण रूप से, ना, ताकि एक एरिया का पता लगे। और बिल्कुल ऐसा ही हमें कहां देखने को मिलता है, हमें मेसोपोटामियन जो कल्चर था, सिविलाइजेशन था, वहां भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पर भी, क्योंकि वहां हमें प्रूफ जो थे उनके टेक्स्ट मिले, और उन टेक्स्ट में हमें काफी बार ये चीज बताई गई थी कि वहां पर जमीनों को भी क्या किया जाता था, मापा जाता था। हालांकि मेजरमेंट अलग अलग हो परंतु तरीका तो था। सो एज इट डन इन इजिप्ट एंड इंस्पेक्ट द sluices by which water is let out from the main canals into their branches, so that everyone may have an equal supply of it, and the same person have charge also of the huntsman, and are entrusted with the power of rewarding or punishing them according to their deserts। मतलब कि अगर कोई बुरे काम करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। सो दे कलेक्ट द टैक्सेस and superintend the occupations connected with land as those of the woodcutters, the carpenters, the blacksmith and the miners। उन सभी पर नजर रखी जाती थी। जितने भी सारे गुमंतु थे, है ना, जो एक जगह पर नहीं रहते, अलग अलग जगह पर खेती करते और फिर अपना गुजारा करते और चले जाते। उसके अलावा जितने भी लेबर्स थे, प्रोफेशनल थे अपने अपने काम में, कारपेंटर हो, ब्लैकस्मिथ हो, वुड कटर हो, जितने भी थे, इन सब पे नजर रखी जाती थी और इनको अपने हिसाब से काम में लिया जाता था। सो व्हाई वर ऑफिशियल्स अपॉइंटेड टू सुपरवाइज दिस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। क्यों किया जाता था, क्यों ऑफिशियल्स से ऐसा काम करवाया जाता था, क्यों, ताकि हमें राज्य में पता रहे कि कोई विपदा आ जाए या फिर किसी से हमें काम करवाना हो तो हमें किसकी जरूरत हो। क्यों, क्योंकि राजा जो था वो हमेशा ऑफिशियल्स या फिर प्रोफेशनल्स को ही हायर करता था। वहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर काम में थोड़ा सा नुस्ख है तो चल जाएगा, नहीं, वहां ऐसा नहीं होता था। और लोग भी उस समय ऐसे थे कि जो अपने काम में मास्टर्स थे, अच्छा अच्छा काम करते थे, और वो कॉपी पेस्ट वाला वहां बिल्कुल काम नहीं था, है ना। वहां अगर राजा को दिए जाते थे सुझाव कि देखो 3 चीजें मैंने बनाई हैं, उनमें से जो आपको पसंद है, इट मीन्स कि वो कोशिश करता था कि उसकी कलाकारी, उसका काम जो है वो राजा को पसंद आए, उसी हिसाब से राजा। साथ ही साथ जितने भी वर्कर्स थे उनसे टैक्स लेना, उनका ख्याल रखना, क्योंकि ये सारे किस में आते हैं, अपनी प्रजा में आते हैं। तो राजा का पहला कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा की रक्षा करना, किससे, दुश्मनों से और आपदाओं से, और ये और समाज में एक इक्वलिटी बनाए रखना कि सबको जो है बराबर अधिकार मिले। कहां से मिलते हैं, मैगस्थनीज के एविडेंस से हमें ये चीजें पता लगती है। इट्स लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंशियल
provincial centers, these centers were carefully chosen, both Takshila and Ujjaini being situated on important long distance trade routes, which Swarnagiri, literally the golden mountain, सोने का पहाड़ जिसको बोल दो। अब ये जो है इसका जिक्र हमेशा जब भी गोल्डन का नाम आएगा तो साउथ का एरियाज हमें कवर करने हैं, है ना। झारखंड में भी लोहे के प्रमाण मिले थे उस वक्त, फिर साउथ के रीजन में गोल्ड माइंस जो है वो भी यहाँ पर भी इफेक्ट थी, और बाद में भी हमें देखने को मिलेगी बहुत सारे और अलग अलग साम्राज्य में। इसीलिए जो मूवी है ना हमें केजीएफ देखने को मिलती है, उसने काफी बहुत चीज जो है एक मतलब एक आइडियल चीज जो है बताई है। बाकी सारी फिक्शनल है कुछ चीजें, परंतु जो इन्होंने दिखाया है इन द सेंस की काफी समय से उस एक खादान का, गोल्ड माइन का जिक्र जो है हर एक टाइम पीरियड में अपने हिसाब से रहा है, क्योंकि गोल्ड है, रेयर है, तो उसकी इंपोर्टेंस भी है, साथ में चमकदार भी है ना। तो उसकी जो कीमत है वो शुरू से ही लेकर प्रेजेंट तक उतनी ही वैल्यू है और प्रेजेंट में लगातार बढ़ती जा रही है। Was possibly important for tapping the gold mines of Karnataka. अब देखो इन्होंने जितने भी प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए थे वो कहां पे थे, वो एक अर्निंग रिसोर्स से थे। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी जितने भी सेंटर थे वो सारे इनको क्या कर रहे हैं, वो सारे इनको प्रॉफिट दें और सिक्योरिटी दें, है ना। इसी बेस पे ये जो अपने सेंटर है वो बनाते थे। अब प्रॉफिट किस सेंस में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर में, बात कर रहा है माइंस में, बात कर रहा है बिजनेस में, बात कर रहा है सेल परचेज इकोनॉमिकली पूरी बात कर रहा है। देन बात कर रहा है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी इन द सेंस कि अब मेरे पास बड़ा साम्राज्य तो है पर मुझे उस पूरे के पूरे साम्राज्य पर एक सिंगल कंट्रोल रखना है, तो मुझे अपना कैपिटल ऐसी जगह पर बनाना पड़ेगा जहां पर अगर कोई दूसरी जगह कोई आक्रमण कर रहा है, आक्रमण करी वहां मैं इजीली क्या कर रहा हूं, उसको रोक पाऊं, है ना। उससे वहां तक पहुंचना, वहां का जो रूट है वो स्पेसिफाइक हो और शॉर्ट टाइम में पहुंच जाए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का, सिर्फ ये नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखकर ये कैपिटल्स जो है वो चूज किए जाते थे। कम्युनिकेशन, अब देखो यहां पर एक गंगा की जो बात है ना वो हमेशा से होगी, क्या होगी, गंगा और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज नदी थी उनकी सहायक नदियां थी। जैसा कि मैं बात बता देता हूं, देखो गंगा हो गई, सोन नदी हो गई, गंडक हो गई, है ना, और यमुना हो गई। गंगा, गंडक, सोन, यमुना, घाघरा, कौन सी नदी, घाघरा नदी, फिर तापी नदी, फिर कोसी और काशी। ये लगभग ऐसी और भी हैं, ये कुछ नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर किसी को याद ना हो तो मैंने जनरली बताई है कि इन नदियों के बारे में ये बात करेगा जिसमें ट्रिब्यूटरीज हैं और उनके रूट्स हैं। देन कम्युनिकेशन अलोंग बोथ एंड रिवर इन रूट्स was vital for the existence of the empire, and journeys from the center to the provinces could have taken weeks if not months. So this meant arranging for provisions as well as protection for those who were on the move. It is obvious that army was an important means for ensuring the latter. अब इनका ये सिस्टम था कि भैया हमें क्या करना है, हमारे पास अगर इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है हमें, तो हमें अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर के लिए कौन आता है, पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्मी आती है। कौन आती है, आर्मी आती है। अब आर्मी इतनी बड़ी है, उनको खाना खिलाना वो सब भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या करते थे जनरली, सिंपल एंड स्वीट तरीका था, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करो और उसकी सारी धन संपत्ति है वो लूट लो। वहां के लोग वो अपने हैं, क्योंकि जितने भी दास थे, जितने भी मुजरिम थे, उन सभी को दास के रूप में उपयोग किया जाता था, है ना। बस उनको थोड़ा बहुत खाना देते थे, जिंदा रखना जरूरी है ना, मार थोड़ी देंगे, क्योंकि मैन पावर चाहिए थी इनको काम करवाने के लिए। अपने राज्य के जो है वो एक अच्छी कंडीशन में है, जितने भी दास है उनको एज ए मैन पावर यूज किया जाता था। Megasthenes mention a committee with 6 sub-committees for coordinating military activity. क्या था, मैगस्थनीज ने मेंशन किया है एक कमेटी जो कि 6 सब कमेटियों या फिर 6 एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थी, कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। जितनी भी सेना थी, इन द सेंस कि अगर मुझे ए
प्लेस से बी प्लेस पे मूव करना है, या फिर मैंने यहां एक पर अटैक किया है, क्या किया है, अटैक किया है, तो मेरी आर्मी को आने और जाने के समय रास्ते पर किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, और आर्मी जो है उनकी पावर जो है वैसी की वैसी रहे। इन द सेंस कि अगर आर्मी खुद ही सामान उठा के चलने लगी तो जहां वो युद्ध के मैदान तक पहुंचेंगे तो वो चलते चलते ही थक जाएंगे, या इतना सामान उठाते उठाते थक जाएंगे, है ना। तो ऐसे में कोशिश की जाती थी कि कुछ ऐसी सब कमेटियां थी जो इन आर्मी पर्सन्स जो हैं, जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनका ध्यान रख सके। बताएंगे आपको। सो ऑफ दिस वन लुक आफ्टर द नेवी, एक जो था पूरा डिपार्टमेंट नेवी की जो आर्मी थी उसका ख्याल रखता था, उसकी हर सुविधा का असुविधा का और जितने भी जरूरत का सामान था उसका ख्याल रखता था। एंड द सेकेंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, रूट का देखना, ट्रांसपोर्ट का देखना, कि अगर पूरी सेना ही है तो खुद से तो नहीं करेगी, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम क्या है, वहां के रूट्स क्या हैं और कौन सा ट्रांसपोर्ट सही रहेगा, कौन सा रूट फास्ट रहेगा, किस तरह से जाना चाहिए, कहां से हमें जाना चाहिए, उसके लिए भी पूरा एक कमिटी बनी हुई थी। द थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूट सोल्जर्स, जितने भी पैदल सैनिक थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनका खाने का ध्यान रखना, कोई बीमार हो गया तो उसका ख्याल रखना, कोई थक गया तो उसका ध्यान रखना, है ना, सारी चीजें। एंड द फोर्थ ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के लिए, क्योंकि घोड़े, हाथी, जितने भी जानवर थे वो सेना के इंपॉर्टेंट पार्ट थे और उसी से सेना जो थी उनकी पावर बढ़ती थी। तो एक पूरा डिपार्टमेंट ऐसा चाहिए ना जो जानवरों के खाने का, पानी का और उनकी हेल्थ का ख्याल रख सके। तो उसी लिए जो फोर्थ कमिटी थी वो क्या करती थी, जानवरों, घोड़ों और उनका ख्याल रखती थी। द फिफ्थ फॉर चैरियट्स एंड द सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स, हाथियों के लिए भी पूरी अलग से थी। और ध्यान रखना इनके पास हाथी पकड़ने के लिए भी एक अलग से पूरा का पूरा ग्रुप था जो क्या करते थे। अब हाथी तो यूं नहीं है कि आप जंगल में गए, हाथी दिखा, उसके ऊपर बैठ के कि भाई चलो हाथी, अब जो है हम क्या करेंगे, हम हमारी सेना के साथ मिलकर दूसरे साथ आक्रमण करेंगे। क्यों भाई, वो हाथी क्या आपको ससुराल से लेके आया जो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो क्या करते थे, उसको पहले ट्रेंड करते थे। तो ट्रेंड करने के लिए क्या होंगे, मेंबर चाहिए होंगे। मेंबर चाहिए होंगे इन द सेंस कि वो ऐसे प्रोफेशनल आदमी होते थे जो पहले उनको पकड़ते, है ना, और उसके लिए भी हाथी रहते थे। इन द सेंस कि ऐसा हाथी जो उन्होंने ट्रेन कर रखा है, फिर उसी के जो वेस्ट होता था, किसी हाथी का वेस्ट होता था, उसको सूंघ कर या फिर कुछ इन तरीकों से जो कि इसमें मेंशन किया गया है, पता लगाते थे कि दूसरा हाथी जो है वो कहाँ है। हाथी, हथिनी जो भी रखते थे, तो इन चीजों से वो उनको पहले पकड़ते, फिर उनको ट्रेन किया जाता कि आर्मी में कैसे। अदरवाइज सोचो किसी हाथी को पकड़ के अपने आर्मी में खड़ा कर दिया है तो वो दूसरे को तो बाद में मारेगा, पहले तो उसको मार देगा जिसने पकड़ के लाया कि तू बेटा रुक, तेरी तो मैं गेम बजाता हूँ इधर आ, है ना। उसके साथ उसकी पूरी सेना को सेना कुचल देगा। हालांकि हमें ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं जब हाथी जो है वो अपना आपा खो देता, दूसरे की सेना की बजाय खुद की सेना को क्या करता था, कुचल देता था, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता। तो अब ये जो चीजें हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जितनी भी मैगजीन्स ने 6 कमिटियों की बात करी है, 6 सब कमिटीज की बात करी है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। The activities of the second subcommittee were rather weird, arranging for block cart to carry equipment, procuring food for soldier and fodder for animals, and requiring servants and artisans to look after this soldier। जैसा कि मैंने कहा ये तो पूरी आर्मी थी, उनमें अलग अलग तरह के लोग थे जो इन सब चीजों का ख्याल रखते थे, और हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो उसके बाद है हाउ इंपोर्टेंट वाज द एम्पायर। इसकी इंपोर्टेंस क्या थी, एम्पायर कितना एक साम्राज्य जो था वो इंपोर्टेंट था इसमें, मौर्य टाइम में। अशोका आल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय propagating Dhamma, the principle of which, as we have seen, were simple and virtually universally applicable. This, according to him, would ensure the well-being of people in this world and the next. Special officers known as the Dhamma Mahatma या फिर धम्म महता were appointed to spread the message of Dhamma. So how important was the empire? It means कि empire की importance क्या है हमें समझ में तो आता है, पर ये कौन से पर्टिकुलर बेस पर ये बात कर रहा है कि साम्राज्य जो था कैसा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस की पावर और रिलीजन ये दोनों के फेवर में बात कर रहा है। पावर इन द सेंस कि अशोक ने
सम्राट अशोका ने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश की, यानी उनको होल्ड करके। देखो साम्राज्य को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई भी अगर अच्छा वेल पावरफुल अगर किंग है तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ा लेगा, परंतु सबसे ज्यादा जो टिपिकल केस आता है वो उस पूरी की पूरी टेरिटरी को होल्ड करके रखना, कि जितना हमने पाया उसको बचा के रखना, उसी पे बिल्ड रहना, है ना। वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, वो साम्राज्यों में, राजनीति में और पर्सनल लाइफ पे भी लागू होता है कि आपने जितना अचीव किया है वो कोई भी कर सकता है, कोई भी अचीव कर सकता है, परंतु सबसे एक अच्छी चीज है उस चीजों को होल्ड करके रखना जो हमने अब तक अचीव किया है। इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अब क्या करा, also try to hold his empire together by propagating धम्मा। अब क्या कर रहे हैं, जो अशोका है साम्राज्य तो विस्तार कर रहे हैं, साथ ही साथ एक साम्राज्य में अपनी इमेज को बरकरार रखने की, कंस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। किससे, ताकि भैया लोग जो है क्या करें, उनका सम्मान करें। एक हमें ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, जब चोल चेर पांडे की हम बात करेंगे ना आगे से, है ना, वहां पर क्या हुआ था, एक राजा ऐसे भेष बदलकर अपने साम्राज्य में गया, है ना, ये जानने की जनता कैसी है भैया, है ना। उसके बाद के हमें प्रमाण मिलते हैं कि अकबर ऐसा किया करते थे बाद में, तो इस समय की बात है, उन्होंने ऐसा किया, यहाँ के किसी राजा ने, चोल चेर पांडे की बात कर रहा हूं मैं। तो जब वो उन आम जनता के बीच में पहुंचे है ना, तो उसने पाया कि जनता हर तरफ उसकी शिकायतें कर रही, क्या कर रही है, शिकायतें कर रही है। जो मिल रहा है वो राजा को गालियां सुना रहा है, शराप दे रहा है, उनको बोल रहा है ये मर जाए वो मर जाए, उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया, कि कहाँ चैन है हमें, एक अधिकारी जाए कर लेके तो दूसरा आ जाता है। अब ये राजा ने एज्यूम नहीं किया था, तो वहां चीजें हमें क्या पता लगती है कि राजा को अपनी जनता के साथ एक कम्युनिकेशन है बिठाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जनता जो है आपके बारे में क्या सोचती है। तो कहता है कि उस राजा के पतन का कारण भी उनकी जनता थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अशोक जी ने क्या करा, इन्होंने धम्म का प्रचार किया, एक लोगों की वेलबींग के लिए और एक अच्छा मैसेज डेवलप करने के लिए, ताकि जो जनता है वो अच्छी चीजें सीखे, है ना, क्योंकि युद्ध मारकाट तो वर्षों से चले आ रहे हैं। सो उसी में अपने इस धम्मा को और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि इनकी जो टीचिंग थी, इनकी जो मैसेज थे, वो पूरे वाइडली एक डिसेंट मैसेज थे। इट मींस कि किसी को भी हार्म नहीं करते, इवन अपने धर्म के अलावा सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना ये कोई बुरी बात नहीं है, इवन अच्छी बात है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस एटीट्यूड है वो हाई होता है ना। तो इसीलिए क्या करा, इन्होंने इन मैसेज को आगे स्प्रेड करवाया। उसके लिए उन्होंने ऑफिशियली लोगों को हायर भी किया। अब स्पेशल ऑफिसर को क्या बोलते थे, धम्मा महत्ता बोलते थे, कि भैया वो क्या करता था, वो इन धम्मा के मैसेजेस को आगे लोगों तक स्प्रेड करवाता था, और जो भी इनसे इंस्पायर होते थे वो इनके ग्रुप में क्या हो जाते थे, शामिल हो जाते थे। When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, कब की बात कर रहे हैं, 19th century की बात कर रहे हैं। The emergence of the Maurya Empire was regarded as a major landmark. India was then under colonial rule and was part of the British Empire. 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be example of the spectacular art typical of एम्पायर। अब इसमें इतना बताया गया है कि जब 19वीं शताब्दी में हिस्टोरियंस जो हैं इतिहास को जोड़ रहे थे अपने, तब ब्रिटिश का राज था, और ब्रिटिश तो पता है गेले गुंगे थे, इन द सेंस कि अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने वाले, दूसरों को लो समझने वाले। तो उस टाइम में थोड़ा सा इनके लिए टिपिकल रहा इन चीजों को करना, परंतु जब वो एविडेंस मिले, इन द सेंस कि इनको स्कल्पचर मिले, तो उन्होंने पता लगा कि नहीं, हाँ ये एक टाइम पीरियड से क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। स्कल्पचर आगे हम देखेंगे कौन कौन सी मूर्तियां जो है, किस तरह के सातवाहन सिक्के, अशोका के सिक्के, मौर्य के सिक्के हमें देखने को मिले हैं, वो जो उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप सिर्फ एक ही बुक के एविडेंस लेके बैठो तो ये तो गलत बात है, क्योंकि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं आपको, मेगास्थनी का एग्जाम्पल दूंगा, है ना। अब देखो हराया किसने था, मौर्य ने हराया किसको, सेल्यूकस को, और वो मेगास्थनी किसी का दरबार का था, सेल्यूकस का मंत्री था, और यहाँ आके चंद्रगुप्त के उसमें
पाटलिपुत्र राजधानी दरबार में बैठ गया, 5 साल रहा, तो अगर पहले साल ही जाके बोलते लिख देना ये राजा तो ऐसा है, तो उसका गला नहीं काट देगा मौर्य, काट देगा ना। तो क्या करना पड़ता था भाई, कुछ तारीफ है ना जो राजा के बारे में लिखनी पड़ती थी कि भैया हमारे राजा तो महान हैं, राजा ने तो ये कर दिया, राजा ने तो ये कर दिया। तो उसी बेस पर हम पूरे के पूरे एविडेंस सिंपल मैगजीन्स के एक पूरा तख्ता जो है वो नहीं उठा सकते, है ना। हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो बंदा कौन सी स्टेज में था, कौन सी कंडीशन में था, कि अगर उसको पता है लिखा कुछ तो उसको काट दिया जाएगा, है ना। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, इन द सेंस कि जो चीजें हमें मिली वो भी आपको बताएंगे और पूरी तरह से एविडेंस को नहीं लिया जा सकता। और दूसरा हमें मिला था अर्थशास्त्र, किसका लिखा हुआ, चाणक्य के लिखा हुआ। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य। कौटिल्य और कौटिल्य जो था उनका नाम था कौटिल्य या फिर चाणक्य। अब कौटिल्य कुटिल होना जो उनका कुल था वहां से लिया गया है, चाणक्य उनके पिताजी का नाम था चणक, तो वहां से चाणक्य उठाया गया है। और इन्हीं का दूसरा नाम एक विष्णुगुप्त भी है। क्या नाम है, विष्णुगुप्त भी। कहीं ना कहीं इनको कुछ चीजों में, कुछ ग्रंथों में इनको कहा गया है। तो बताया कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त और चणक, ये सारे एक ही से जुड़े हुए हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं मैनी ऑफ दीज हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑन अशोका इंस्क्रिप्शन वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट अदर रूलर्स, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than later rulers who adopted grandiose titles. So it's not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. देखो, अब एक तो राजा तुम्हारे पास आता है, कोई किंग है, अटैक कर रहा है, थोड़ा सा र्यूड है ना, किलर है, मार काट करता है। और दूसरा किंग 2 है, वो थोड़ा हम्बल है ना, और लोगों को एक इक्वलिटी देता है, फाइट भी करता है ना, किसके अगेंस्ट, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट, कि भैया ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। और एक अब इसका जो पर्सनैलिटी होगा वो इनसे बेटर होगा क्या, नहीं होगा ना। इनको समझेंगे कि भाई ये तो क्रूर शासक है, ये तो बस हम इसके लिए स्वामी भक्त जो है, इनके सर्वेंट जो है हम नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अशोका की बात करो, जो हम्बल था, इक्वलिटी रखता था लोगों के लिए, हालांकि युद्ध लड़े पर किसके लिए, अपने राज्य के लड़े ना, तो अपने राज्य वालों को तो हार्म नहीं करा, बात तो उनकी फेवर में करी, तो वो क्या हो जाएंगे, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब जब कोई पर्सन जो है वो थोड़ा हम्बल हो, सबको बराबर रिस्पेक्ट दे रहा हो, उनके इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया हो कि हमें दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, बूढ़ों को आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना किसी की बेइज्जती करनी चाहिए, ना किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। जब कोई किंग ऐसा सोच रहा है, इट मींस कि सोचो कि वो अपने एक कौन से कॉन्फिडेंट लेवल पर है, कौन सी पोस्ट पर है, इन द सेंस कि वो ऐसी सोच रखता है जो लगभग भगवान ईश्वर जो चाहता है कि सभी मनुष्य जो है वैसी सोच रखे, इन द सेंस कि अपने ही आप को एक अपर क्वालिटी पे रखना, है ना। तो उनकी सोच क्या होगी, पॉजिटिव होगी और अच्छी होगी। देन उन्हीं की सोच का लोगों पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर आज मैं कोई आपको मोटिवेशनल कोट बताता हूं स्टार्ट करते क्लास के अंदर, तो क्या करोगे, अरे यार सर तो बहुत ही शानदार बोलते हैं, है ना। खुश होकर पढ़ाता हूं तो अरे सर अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, रोते हुए नहीं पढ़ाते, मुंह लटका के नहीं पढ़ाते, हंसते हंसते पढ़ाते। इट मींस क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे क्या होंगे, नहीं सर उनसे ये सर सही पढ़ाते हैं ना, हंसते पढ़ाते हैं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं, सब ठीक है, इफेक्ट पड़ता है ना। तो अगर मैं आपको कोई चीज करने को बोलूं, कोई मैं आपको एक्सरसाइज दूं, है ना, 3 क्लासों के बाद, तो आप कर लोगे कि सर ने कहा है, सर सही बता रहे। तो ऐसे ही वहां पहले भी होता था कि राजा ने जो जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसने लिखवाए, सोचा यार बात तो सही है ना। पहले खुद का कॉमन सेंस तो काम करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो सोचा कि ये सही है। फिर उन्होंने राजा को बांध किया, इतना अच्छा राजा हमारा, तो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी। और बाद के जितने भी रूलर्स थे वो क्या करते थे, वो टाइटल्स जो थे ना वो बड़ा बड़ा रखते थे, है ना। जैसे मैं कौन हूं, मैं वहां देव योग महावीर ये हूं, महावीर वो हूं। और मतलब कि एक पर्टिकुलर नहीं कह रहा मैं, लोग अपने नाम के साथ देवों का नाम जोड़ते थे, महान शासकों का नाम जोड़ते थे, और अपने को
ऊंचे कुल का बताते कि हम वहां से आए वहां से आए। और अगर हम टाइम में थोड़ा सा और पीछे जाए कि जब सभ्यता का जन्म नहीं हुआ था तब भी लोग ऐसा करते थे, बोलते थे भाई मैं गॉड का क्या हूं, मैसेंजर हूं, तो अगर तूने मुझे हार्म किया तो मैं क्या दे दूंगा, तुझे श्राप दे दूंगा, तो तू मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका मैसेंजर हूं, है ना। क्या कर रहे हैं, नाम का यूज कर रहे हैं। तो उनके मुकाबले जब अशोक को देखा गया तो क्या लगा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल सोबर बंदे व्यक्ति थे। तो बाद के जो 20th सेंचुरी 21 सेंचुरी के आज भी जो लीडर्स वगैरह है वो अशोक के नाम को एक इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं, उनको एक अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं, है ना। बस यही था, इसके अंदर कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं। कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर द आर्मी, मैंने बात करी थी ना कि यहाँ एक अलग सा एक सब कमिटी थी जो क्या करती थी, जो हाथियों को पकड़ने का काम करती थी, वो इसी की बात कर रहा था। क्या होता था, द अर्थशास्त्र lays down minute details of administrative and military organization. This is what it says about how capture elephant. तो इसका एविडेंस अगर पूछा जाए कि हाथियों को पकड़ने का एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में, तो अर्थशास्त्र का नाम बेशक लिख देना। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, विष्णुगुप्त भी नाम था, उनके पिताजी का नाम चणक था, है ना। बहुत सारी चीजें हमें बातों बातों में पता लग जाती है। So, guard of elephant forests assisted by those who rear elephants, those who enchain the legs of elephants, those who guard the boundaries, those who live in forest, as well as by those who nurse elephant, shall with the help of 5 or 7 female elephants to help in threatening wild ones, trace the whereabouts of herds of elephants by following the course of urine and dung left by elephant, है ना। तो देखो यहां भी क्या हो रहा है, महिला हाथी का यूज किया जा रहा है ना, क्योंकि पता है पुरुष जो है वो उनके मुंह में क्या हो जाता है, हो जाता है। तो अगर कहीं भी महिला मित्र हो तो पुरुष को क्या होता है, बावला होकर उसके पीछे घूमने लग जाता है। ये बात आज की नहीं है ना, मैं अभी के बारे में बोल रहा हूँ, ये बात पुश्तों से आई हुई है ना। मतलब इतिहास ने हमें सिखाया है कि अगर नारी है ना वो कुछ भी कर सकती है, तो उस पे अगर नारी ने ठान लिया ना तो पुरुष उनके सामने कुछ भी नहीं है ना। वो देवी भी है, वो काली भी है, तो सबका रूप है नारी के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, हाथियों को अट्रैक्ट करने के लिए हथीनियों इन द सेंस की फीमेल हाथी का यूज किया गया, उनका जो यूरिन है, उनका जो डंग है, उनकी स्मेल से, क्योंकि हाथी भी तो मेल है ना, वो कम थोड़ी है, वो पीछे पीछे चला जाता। तो ऐसे करके उनको क्या ट्रैप में फंसा लेते थे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्स, एक ग्रीक सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग द मौर्य रूलर हैड स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर, 6 लाख उनके पास क्या थे, पैदल सिपाही थे। किसके अकॉर्डिंग? ग्रीक सोल्जर के अकॉर्डिंग। एंड 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट, 9,000 हाथी थे, क्योंकि जब उनके पास पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट हो तो वो तो क्या करेंगे, हाथी इकट्ठा ही करेंगे, है ना। सो सम हिस्टोरियंस कंसीडर दीज अकाउंट्स टू बी एग्जीग्रेटेड, मतलब कि कुछ हिस्टोरियंस है बोलते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर 1 लाख के तुम्हारे पास फुट सोल्जर्स थे, पैदल चलने वाले सैनिक, तो उनका खाना पानी कहां से लाते थे भैया? क्या इतना बड़ा आपका साम्राज्य था, है ना, था क्या? तो ऐसे करके कुछ इतिहासकार इस बातों को त्रुटिपूर्ण मानते, इन द सेंस कि सही नहीं मानते। और इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सही नहीं थी। देखो अब हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि किसी बंदे ने, जैसे बिग बैंग थ्योरी है ना, अब यूं नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी ऐसा ही हुआ हो, उसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट है जो अलग अलग थ्योरीज देते हैं ना। एक अगर हम बात करें कि अर्थ जो है उसका वो कैसे बना, तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज आएंगी। आप जब आप आगे पढ़ते हो, मतलब जो साइंस का स्टूडेंट है वो इसको अच्छी तरह से जानता है ना। तो किसी एक थ्योरी पे वो बेस्ड नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग थ्योरीज को मानते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अपनी अलग अलग थ्योरीज को मानते हैं। So if the Greek accounts were true, what kind of resources do you think the Mauryan ruler would have required to maintain such a large army? क्या चाहिए होगा भाई इनके लिए? 6 लाख की सेना है, इतनी 6 लाख की पैदल सेना है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, है कि नहीं? तो कैसे मेंटेन होता था? जैसे कि अगर हम सोचने बैठे तो इस पे हम एक पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इन द सेंस की काफी पन्ने भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, अगर सोचा जाए कि ऐसा पॉसिबल है, तो ये भी देखो ना उनके पास कितनी आर्मी थी और कितने अटैक करते थे और कितने एरिया में उनका जो
एम्पायर था वो फैला हुआ था। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब देखो, अभी मैंने यहाँ किसकी बात करी थी? मैंने एक बात करी थी कि राजा जो है अपना टाइटल्स इन द सेंस कि अपने नाम में कुछ ऐसा नाम जोड़ते थे जिनसे वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर शो करते थे कि भाई भाई हम तो वहां हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं। उसी के बारे में हम थोड़ा पढ़ने वाले। सो न्यू नोशंस ऑफ द किंगशिप मतलब कि एक राजा राज करने का नया राजधर्म, है ना, कि इसमें आप कह सकते हो कि टाइम के साथ क्या हुआ, लोगों ने इसको एक अपना एक रिलीजन बना लिया कि हाँ ऐसा ही करना है और ऐसा ही होता है। सो येट ऐसा मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उस वे में नहीं बोल रहा, हम एक अंडरस्टैंडिंग वे में बोल रहे हैं कि राजा ने अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए किन किन चीजों का साथ लिया। अब यहाँ पर हम साउथ के जो राजा थे, इन द सेंस की मैंने बात करी थी एक बार कि आपको चीन के अंदर भी मौर्य काल के जो एक अभिलेख है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो मैं उसी की बात कर रहा था मैं, जो चोर चेर पांड्य है, चोर चेर चोल है, चोर नहीं है, चोल चेर और पांड्य, है ना। तो ये जितने भी थे इनका एक तमिल ग्रंथ जो है, तमिल अभिलेख जो है ना, वो मिलता है चीन के अंदर। कहाँ मिलता है? चीन के अंदर मिलता है, और वो तमिल भाषा में था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इससे जो एक मौर्य समय का कहते हैं कि बहुत फला फूला, है ना, नाना पाटेकर कहता ना वेलकम मूवी में कि हाँ बहुत ही फैला फैला बिजनेस है, तो इनका भी कुछ फैला फैला ही वाला सिस्टम था। So yet how important was the Maurya Empire? हमें पता लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य के बाद कुछ ऐसे शासक आए जिन्होंने मतलब कि अब शासक है, सत्ता चीज ही ऐसी है ना कि पुत्र को अपने बाप को मारने पे मजबूर कर दे, सेनापति को अपने राजा को मारने पे मजबूर कर दे, राजा को, राजा की पूरे के पूरे खानदान को मारने में मजबूर कर दे। ये ताकत ही ऐसी है ना, ये लालच जो है ना ये ऐसा ही है, एक श्राप की तरह। सो इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। देखो 150 साल तक मौर्य साम्राज्य जो है वो फला फूला रहा। अब दो बात आती है यहाँ पर, पहला कि क्या इंपॉर्टेंट था, तो हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना, अशोका के सिक्के, अशोका की टीचिंग्स, और अशोका आज भी प्रेजेंट टाइम में भी उनकी जो आइडल है, मतलब आइडलशिप है वो बनी हुई है ना, उनका एक कैरेक्टर है वो बना हुआ है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट तो था, परंतु आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, हिस्टोरियंस के अनुसार क्या है कि उनका राज्य सिर्फ 150 साल तक ही रहा। जो अगर हम पूरी हिस्ट्री में देखें कि एक राजा का, सम्राट का शासन एक अच्छा वेल टाइम जो रहा, वो 150 साल बहुत कम है ना, बहुत कम है। इसमें मौर्य साम्राज्य कुछ भाई आए, फिर अंत में क्या करा, एक जगह आती है जब अपने ही पिता को मार के, अपने ही राजा को मार के, हत्या के, फिर वहां शुंग वंश की स्थापना की गई थी, है ना, मौर्य वंश को खत्म करके पूरा। तो ये जो है कि किसी बंदे ने आया, राजा को मारा और वहीं से अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी, बिल्कुल जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने करा। क्या करा था? चाणक्य की सहायता से किसको मारा था? चंद्रगुप्त जी ने चाणक्य के साथ मिलकर एक धनानंद नाम का शासक था, है ना, उसको मारा। उसको मारकर फिर मौर्य साहब ने क्या करा, मौर्य वंश की स्थापना करी, ये था। तो यहां इस वंश की स्थापना भी किसी को मारकर हुई है, तो आगे जितने भी वंश आएंगे ना वो स्थापना किसी को मारकर होगी। तो दो तरह के शासक, या तो वेल पावरफुल जो अपनी सत्ता को बचाए रखे, और बाद में कुछ ऐसे शासक आए थे जो सोमरस पे, है ना, टिका के सोमरस पे लिप्त रहते थे, नृत्य देखने में लिप्त रहते थे, भोग विलास मोह माया में लिप्त रहते थे, है ना। तो वहां जाके जो सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। फिर वहां कोई पावरफुल आएगा, उनको डिफीट करेगा, ये उनको मार देगा, फिर अपना नया वंश जो है वो वहां से शुरू कर लेगा। So, which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent. Beside, if you look at the map too, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent, and even within the frontiers of the empire, control was not uniform. By the 2nd century BC, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. देखो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये मैप है, ये मैप देखने को बोल रहा है ना, कि सर आप मैप देखो, और मैप में हमने देखा कि जो इनका कंट्रोल था वो एक पूरा सुपीरियर सिंगल कंट्रोल या फिर यूनिफॉर्म कंट्रोल नहीं था, जहां से फिर छोटे छोटे राजा जो है ना, अरे
छोटे छोटे राजा जो है ना, उन्होंने अपनी पावर को स्टेबलाइज किया। ऐसा ही होता है कि जब धनानंद राज कर रहा था, जब धनानंद अपनी पीक पे था, तो जब मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा था, वो है ना, बच्चा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेना जो साथ में थे उनके, चाणक्य जी, चाणक्य ने पहले भी ट्राई किया था, ट्राई इन द सेंस कि धनानंद से चाणक्य का पंगा हो गया था आपस में। क्या हो गया था? धनानंद और चाणक्य का आपस में मैटर हो गया था। अब उसी मैटर के चलते ये तो ठेठ ब्राह्मण है ना, चोटी बांध के इन्होंने बोलता भाई तेरा राज्य तो मैं तहस नहस कर दूंगा, है ना, श्राप है मुझे। फिर ढूंढा चाणक्य ने चंद्रगुप्त जी को, देख मैं तुझे बनाऊंगा शूरमा। तो इन्होंने इनको तैयार किया, फिर दोनों ने मिलकर धनानंद को निपटा दिया। तो ऐसी कहानी थी, है ना। तो कहते भाई इनका कंट्रोल भी यूनिफॉर्म नहीं था, तो बाद में ऐसे ही करते दूसरे राजा, तो हम ये नहीं कह सकते कौन से, बस हाँ दूसरे राजा जो है वो क्या आगे पावर में आगे। सो चीफ एंड किंग्स इन द साउथ, साउथ के कुछ राजा जो हैं जो इंपॉर्टेंट है उस टाइम पीरियड में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ द चोलास, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। चोल, चेर, पांड्या, तमिल का मैंने बात करी थी अभी, उनके तमिल ग्रंथ मिले कहां चीन के अंदर। द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री which included part of present day Andhra Pradesh, Kerala, in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous। कि जिनके पास सोने की खादान है पूरी की पूरी, तो प्रॉस्पेरस होगा क्यों नहीं, वह फेमस होगा क्यों नहीं, ताकतें बढ़ेंगी क्यों नहीं। क्यों? जब आदमी के पास एक इनकम आ रही, अच्छा पैसा आ रहा है लोगों को खरीदने लायक, तो वो धीरे धीरे अपनी क्या कर लेगा, सेना तो बिल्ड कर ही लेगा। तो वही बात है कि बिजनेस शुरू कर रहा है, पहले क्या करता था जो बिजनेस मैंने पहले खुद किसी के अंडर सैलरी पर्सन था, उसने एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा किया, अपने बिजनेस में लगाया, फिर अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करके आज वो क्या कर रहा है, लोगों को सैलरी दे रहा है। तो क्या ये पूरा जो सर्कल है ये पुराना है या फिर नया है ना? ये बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है ना। राजा के टाइम भी ऐसा होता था कि कोई छोटे मोटे सरदार आके इकट्ठा करके साम्राज्य बनाते, किसी को हरा कर उसका पूरा साम्राज्य हड़प लेते, तो बन गया सरदार से राजा, नहीं था क्या? बिल्कुल ऐसा ही था। और फोटो देखो कितने शान और शौकत वाले दिख रहे हैं ना, सोना ही सोना पहने, जब घर में पड़ा हो तो सोना फिर काय को रोना, सही बात है। सो चीफ एंड चीफडम्स, अ चीफ इज अ पावरफुल मैन whose position may or may not be hereditary. He derives support from his kinfolk. His functions may include performing special rituals, leadership in warfare, and abating disputes. He receives gift from his subordinates, unlike king who usually collect taxes and often distributes this among his supporters. Generally, there are no regular armies and officials in chiefdoms. जो जितने भी राजा थे, सरदार थे, उनकी कोई फिक्स आर्मी नहीं होती थी। जो पॉपुलर होता था, जिनको लोग मानते थे, उसको सरदार बना देते थे, है ना। ये पंचायत में पंच की तरह है कि भैया जो पॉपुलर है, अच्छा है, दे रहा है, कुछ ले रहा है, तो उसको पंच बना दो। क्यों? क्योंकि ये समझदार है और सबके भले के बारे में सोचता है। सिंपल सी बात हमें ये याद रखनी है। So we know about these states from a variety of sources. For instance, the early Tamil Sangam texts contain poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. Many chiefs and kings, including the Satavahanas, ruled over part of western and central India, 2nd century BC, 2nd century C, and the Shaks, जो शक थे, है ना, कौन थे? सातवाहन थे, शकों का राज्य था। एंड पीपल हु सेंट्रल एशियन origin who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent derived revenues from long distance trade, and their social origins were often obscure, but as we'll see in the case of the Satavahanas, chapter 3 में हम देखेंगे सातवाहन के पूरे में डिटेल, अभी जरूर नहीं है। Once they acquired power, they attempt to claim social status in a variety of ways. अब देखो सिंपल सी बात यहाँ समझने वाली कौन सी? सिंपल सी बात समझने वाली है कि जब मौर्य साम्राज्य अपने डाउन में जा रहा था, तब नए ताकतों ने वहां
जगह ली, जिनमें चोल चेर पांड्य थे। वो थे सरदार, उनका जो काम था वो सरदार और सरदारियों के हिस्से पर चलता था। जब आपसे पूछा जाए सरदारियों का सिस्टम क्या था, तो आपको सीधा सा ये छाप देना, पूरा का पूरा याद रखना है कि उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। वो राजा से या फिर जो सरदार होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते, फिर लोगों में बांट देते रेवेन्यू के लिए ना, अपने आप को करने के लिए। क्योंकि देखो राजा से उसने सरदार ने टैक्स लिया, अपनी आर्मी को बिल्ड करेगा ना, तो क्या करेगा, लोगों को खुश करेगा, टैक्स बांट कर कि भाई आप भी रखो, आप भी रखो, आप भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों के अंदर, है ना, अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए कुछ तो रखना है। तो ऐसे करते जो जितना अच्छा होता था उनको जनता मानती थी। बिल्कुल वैसा था, उनके पास कोई पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी कि किसी को ऑर्डर दे, प्यार से काम करवा ले वो ठीक है। अब सरदार का जो पद होता है ना वो वंशानुगत होता है और वंशानुगत नहीं भी होता, इन द सेंस की प्रिविलेजेस से कि सरदार का बेटा सरदार बनेगा तो कभी नहीं बनेगा, वो उनकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। फिर आते आते वहां से कुछ हमें संगम टेक्स्ट मिलते हैं तमिल के, जिसमें ऐसा भी बताया गया है कि वहां जो चीफ थे, चीफ किंगडम्स की हम बात करें, उनमें कौन थे, सातवाहन भी थे और शक्स भी थे। शकों का राज देखेंगे हम, सातवाहनों का देखेंगे 2 BC से लेकर 2 EC तक, उनके बीच में किसी का नॉर्थन था, किसी का वेस्टर्न था। तो जो ये नए राजा उभर रहे हैं ना, ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग देखेंगे हम, कौन कौन से वंश है, कौन कौन से साम्राज्य हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि इनका क्या सिस्टम रहा था, कैसे वो राज करते थे, और मौर्य साम्राज्य में उनकी क्या इंपॉर्टेंस, क्योंकि बेसिकली उसी टाइम के बाद ये सारा पूरा ग्रुप होना शुरू हुआ था। सो आज के लिए हम चैप्टर को करते हैं हम यही फिनिश। नेक्स्ट क्लास में तब तक करेंगे डिवाइन किंग्स, है ना, देव्य राजा जो है ना, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें चोल चेर पांड्य सातवाहन, उनके बारे में बेसिक डिटेल बताऊंगा जो शायद आपके बुक में नहीं दे रखे। बट उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, रेगुलर रहना है, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए ओपन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जय हिंद।